नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 5 में दिए गए अगे की कविताओं में से आज हम उनकी कविता कलगी बाजरे की महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम इसे समझते हैं। कविता कलगी बाजरे की, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। कलगी बाजरे की कविता अगे जी की प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। यह कविता हरी घास में क्षण भर काव्य संग्रह से लिया गया है। इसका प्रकाशन 1949 ईस्वी में हुआ था। इस कविता को अगे ने कोलकाता में लिखा था। इस कविता में कवि अपनी प्रेमिका की तुलना तारा, कुमुदनी या चंपे की कली जैसी पुराने प्रतीकों को छोड़कर चिकनी हरी घास और बाजरे की बाली से करते हैं। उनके अनुसार हरी घास और बाजरा प्रेमिका के सुंदरता के निकट है। ये दोनों ही चीज़ें शहरवासियों के लिए जूही के फूलों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। कवि इन दोनों के सादगी भरी शोभा से इतने प्रभावित हैं कि वे इनके माध्यम से सारी सृष्टि को अपने नज़दीक महसूस करने लगते हैं। अगे जी ने इस कविता के माध्यम से पुराने उपमान को छोड़कर नए उपमान का प्रयोग किया है। यह कविता मूलतः प्रेम और प्रकृति को अभिव्यक्त करती है। कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। कलगी बाजरे की हरी बिछली घास, डोलती कलगी छरहरे बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कुईं, टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं, कारण कि मेरा हृदय उथला या सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने काव्य के क्षेत्र में नए प्रतीकों और उपमानों के प्रयोग पर बल दिया है। कवि अपनी प्रेयसी की तुलना पुराने उपमानों के बदले कलगी बाजरे की या हरी बिछली घास से करता है। ऐसा करने से कवि को अपना प्रेम कहीं अधिक व्यापक प्रतीत होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपनी प्रेमिका की तुलना तारा, कुमुदनी अथवा चंपे की कली जैसे पुराने उपमानों को छोड़कर चिकनी हरी घास और बाजरे की कली से करता है। उनके अनुसार हरे घास और बाजरा प्रेयसी की सुंदरता के अधिक निकट है। ये दोनों शहरी लोगों के लिए जूही के फूलों से भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कवि इन दोनों की सादगी भरी शोभा से इतना प्रभावित है कि वह इसके माध्यम से सारी सृष्टि को अपने नज़दीक महसूस करता है। वह प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि मैं तुम्हें लालिमा से भरपूर शाम को आकाश में चमकने वाली नहीं कहता हूँ, अथवा शरद ऋतु की भोर की कोहरे से ढकी कुमुदिनी नहीं कहता हूँ, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मेरे हृदय में प्रेम की गहराई नहीं है, भावना या संवेदन से मैं शून्य हूँ। तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम में किसी प्रकार की कोई मलिनता या दुर्भावना नहीं है, बल्कि इसका कारण यह है कि सदियों से प्रचलित यह पुराने उपमान बहुत पुराने हो चुके हैं, बासी हो गए हैं। देवता भी इन प्रतीकों के कूच कर चुके हैं। इनकी अंतर्निहित शक्ति फीकी पड़ चुकी है। जैसे बिना कलई का बर्तन निष्प्रभ हो जाता है, ठीक वैसे ही स्थिति पारंपरिक उपमानों की होती है। तारिका का प्रकाश, उजास और उसकी अलौकिकता, कुमुदनी की निर्मलता, चंपे की मादकता पुराने, जूठे, बासी और प्रभावहीन हो गए हैं।
इसके विपरीत नए उपमानों के प्रयोग हो तो उसमें ताजगी, नवीनता और मौलिकता होगी। इसीलिए प्रयोगधर्मी कवि अपनी कविता में नए नए उपमानों, प्रतीकों और उपमानों का प्रयोग करते हैं। अगली पंक्तियां हैं, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी, तुम्हारे रूप के तुम हो, तुम्हारे रूप के तुम हो, निकट हो इसी जादू के, निजी किस सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से अनछुए और नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। वे कहते हैं कि हो सकता है कि ये उपमान अपनी नवीनता के कारण थोड़े अटपटे लगे, लेकिन उद्देश्य की सिद्धि में कवि को अचूक प्रतीत होते हैं। इसीलिए कवि अपनी प्रियतमा से कहते हैं कि क्या इन नए उपमानों के प्रयोग से तुम्हारे रूप और सौंदर्य का बखान करूं तो तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकोगी। क्या इनके प्रयोग से तुम अपने आप को नहीं समझ पाओगी। मेरे लिए तो तुम्हारा नैसर्गिक सौंदर्य इन प्रतीकों, उपमानों से अधिक नज़दीक लगता है। इसीलिए इन नवीन और ताजे टटके उपमानों से तुम्हें उपमित करने से मुझे कुछ भी अनुचित नहीं लगता है। बड़े ही सहज भाव से अपने हृदय की गहराई तुम्हारे प्रेम से अभिभूत होकर अत्यधिक जुड़ाव के साथ यह कह रहा हूँ कि तुम हरी बिछली घास हो, अर्थात जिस प्रकार की फिसलन, चिकनाई और हरियाली हरी घास में होती है, उसी तरह तुम्हारे रूप लावण्य की देह का इससे अच्छा उपमान नहीं हो सकता है। हवा में डोलती छरहरी मुलायम पतली बाजरे की कलगी तुम्हारे अल्हड़पन और मस्ती का परिचायक हो जाता है। कवि का कहना है कि किस भावबोध से यह नए उपमान रचे गए हैं, उन्हें केवल तुम ही समझ सकती हो। आगे की पंक्तियां हैं, आज हम शहरातियों को पालतू मालंच पर सवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट जाता है और मैं एकांत होता हूँ, समर्पित। शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि ने नए उपमानों के महत्व और औचित्य पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि हरी बिछली घास बिल्कुल नया उपमान है। यह उपमान नारी की कोमलता, सहजता और ताजगी के एहसास को व्यक्त करता है। इसमें शुष्कता नहीं, अपितु एक आर्द्रता, एक नमी है, साथ ही सौंदर्य की व्यापकता भी। इन पंक्तियों में कभी घास और बाजरे की शहरी सभ्यता और पूरी सृष्टि को जोड़कर देखा है। शहर में रहने वालों के लिए अपने घरेलू बगीचे पर साज संवार कर उगाए गए जूही के फूल से उस ऐश्वर्य, सच्चाई, औदार्य और सृष्टि के विस्तार का बोध नहीं हो सकता है जो हरी बिछली घास अथवा शरद ऋतु की सांध्य बेला में आकाश की शून्य पीठिका पर लहलहाते बाजरे की कलगी में है। भाव यह है कि चिकनी घास शहर में रहने वालों के लिए इस संसार की विशालता, समृद्धि और विस्तार का प्रतीक है। शहर के निवासी के अनुसार जूही के फूल घास और बाजरे की कलगी से अधिक महत्वपूर्ण हैं। वे इसी से दुनिया की विशालता को समझने की भूल कर बैठते हैं, जबकि हरी घास और बाजरे की कलगी
लोक जीवन और लोक संस्कृति के अंग हैं। आमतौर पर इनमें शहरी जीवन जनजीवन से दूर रहता है। कवि ने आगे की पंक्तियों में इन दोनों को संपूर्ण सृष्टि से जोड़ने का प्रयास किया है। कवि ने स्पष्ट कहा है कि जब जब मैं इन्हें देखता हूँ तो संपूर्ण सृष्टि का विस्तार मानो सघन हो उठता है और विशाल पृथ्वी सिमटी हुई प्रतीत होती है। ऐसा इसलिए होता है कि कवि को समूचा संसार उसके आसपास महसूस होने लगता है। ऐसी स्थिति में वह भाव विह्वल होकर संपूर्ण सृष्टि के प्रति अपने को समर्पित कर देता है। कवि अंतिम पंक्तियों में यह सवाल पूछता है कि क्या उसके एकांत और स्थिर समर्पण का कोई मोल नहीं है? यह समर्पण प्रेमिका के प्रति हो सकता है तो प्रकृति अथवा सृष्टि के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। कवि की दृष्टि में शब्दों के कृत्रिम जादू से समर्पण कहीं अधिक मूल्यवान है। कवि ने अंतिम कुछ पंक्तियों में प्रकृति के प्रति अपने अथाह प्रेम को दर्शाया है और वे इन्हीं पंक्तियों से एक प्रश्न उठाते हैं कि क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? तो मैं अपने प्रेमिका के प्रति भाव रखता हूँ, उसका कोई मोल नहीं है। कवि के इस कविता में पारंपरिक प्रतिमानों और प्रतीकों के विरोध के साथ साथ नए उपमानों के प्रति आग्रह है, नए उपमानों का प्रयोग है। जीवन की एक रास्ता को त्याग कर उसमें नयापन लाने का प्रयास भी दिखाई पड़ता है। इस कविता में रचना को लोक जीवन से जोड़ने का भी प्रयास परिलक्षित होता है। यह कवि की प्रयोगशील दृष्टि का सुंदर उदाहरण है। यह कविता कोलकाता 10 नवंबर 1949 ईस्वी को लिखा गया। महत्वपूर्ण तथ्य: कविता में सहज एवं प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है। नए उपमानों का प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कविता में मानवीकरण किया गया है। कवि ने अपने प्रेमिका के प्रति समर्पण भाव को दर्शाया है। कवि अपने ज़मीन से जुड़ा रहना चाहता है। जय हिंद। धन्यवाद आप लोगों ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।